पिछली वीडियो में हम हुमायूं के बारे पढ़ रहे थे और हमने दीनपनाह नगर जब हुमायूं ने बसाया उसके बारे तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे आगे। देखिए, जब दीनपनाह नगर हुमायूं दिल्ली में बना रहा था तो हमने उसका कारण भी देखा था कि उसने दीनपनाह नगर जो बनाया उसमें लगभग उसको 1.5 से 2 साल लगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने ये टाइम वेस्ट किया, क्योंकि एक तरफ तो जो शेर खां था पूर्व में बंगाल साइड, बिहार साइड, वो मजबूत होता जा रहा था और गुजरात में जो बहादुर शाह था उसको भी टाइम मिल गया अपने आप को दोबारा फिर संभालने का। तो वो भी क्या काम कर रहा था, वो भी जो हुमायूं के दुश्मन थे उनको पनाह दे रहा था अपने दरबार में, लोगों को उसके खिलाफ ला रहा था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था तातार खां, उसने उसको भी फौज दी थी कि आप जाइए आगरा पे कब्जा कीजिए, आगरा पे आक्रमण कीजिए। तो फिर क्या होता है, जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं फिर हुमायूं सोचता है कि अब तो ये जो बहादुर शाह है इसकी तरफ से जो दिक्कत है, सबसे पहले तो हमें इसको ही स्थायी तौर पर खत्म करना होगा। फिर जब ये सब चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, जो हुमायूं है वो चित्तौड़ में था, यहां पे उसने घेरा डाला हुआ था। तो जब उसको पता लगता है कि हुमायूं उसकी तरफ आ रहा है तो वो चित्तौड़ का जो घेरा है उसको हटा के भाग जाता है। और वो कहां पे भागता है, वो भागता है मांडू में। तो अब एक बात यहां पे देखिए, अब जब वो चित्तौड़ से भागता है तो जाते समय वो अपनी सारे तोपे तोड़ देता है और बहुत सा सामान पीछे छोड़ के भी भागता है। तो अब आप कहेंगे कि वो अपने तोपे क्यों तोड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी शासक है उसको पता है कि कोई बंदा उससे लड़ने आ रहा है और उसके हाथ अगर उसके तोपे लग गई तो वो तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो उसने अपनी सबसे पहले तोपे वगैरह तोड़ी और वो मांडू भाग गया। लेकिन हुमायूं उसको पीछा करता है, मांडू को जीत लेता है। फिर जब वो देखता है कि मांडू भी यार अपने हाथ से चला गया, वो चला जाता है चंपानेर। और जो चंपानेर का दुर्ग था ना, चंपानेर का किला था, वो अभेद्य था, मतलब उसको भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन हुमायूं यहां पे वीरता का परिचय देता है और एक प्राचीर, बहुत प्राचीर पे यानी दीवार पे चढ़ के उसको भेद देते हैं वो। और ये जो चंपानेर है यहां पे भी हुमायूं को कब्जा हो जाता है, फिर भी वो यहां से भाग जाता है। फिर क्या होता है, इस तरह से गुजरात पे कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो जाता है, हुमायूं का। तो हुमायूं क्या करता है, गुजरात पे कब्जा करने के बाद अपना उसका एक भाई है अस्करी, उसको जिम्मेवारी वहां की सौंप देता है कि आप यहां गुजरात में रहिए, यहां पे शासन को सुदृढ़ कीजिए, देखिए यहां पे काम चलाइए। और खुद जो बादशाह है हुमायूं, वो मांडू में आके बैठ जाता है। क्योंकि मांडू में क्यों बैठता है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट था, वहां से सारी जगह नजर रखी जा सकती थी। तो फिर क्या होता है, जो अस्करी है वो अनुभवीहीन था, लेकिन ये जो बहादुर शाह है इसकी मृत्यु तो अब तक नहीं हुई, ये सिर्फ भागा था। तो इसके साथ जो जनता है उसका समर्थन था। तो अगर जनता का समर्थन है और अस्कर यहाँ पे अनुभवीहीन है तो इसको डर लगेगा कि कभी तेरे को ही ना कोई मार दे। और जो मुगल सरदार थे उनमें भी आपस में गुटबाजी चल रही थी। तो अस्करी क्या कहता है कि चल देखा जाएगा जो होगा, हम तो आगरा चलते हैं, वहां पे कम से कम आपस सेफ तो है। तो ये आगरा के लिए निकल पड़ता है। इधर जो हुमायूं बैठा था मांडू में, इसके पास कहीं से खबर जाती है, या इसको लगता है कि ये जो अस्करी है मेरा भाई, ये आगरा क्यों जा रहा है, कभी ये मेरे को ही वहां से पद से ना हटा दे और खुद को ही ना बादशाह बना ले, कभी खुद ही आगरा पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि अब उसके पास भी सेना थी, अगर वो गुजरात का शासक उसने बना दिया था। तो फिर हुमायूं भी यहां से अपना दल बल उठाता है और पहुंचते हैं दोनों आगरा। तो रास्ते में राजस्थान में ही इन दोनों भाइयों का मेल हो जाता है। जो भी इनकी गलतफहमी थी या जो भी इनमें बात थी, ये आपस में उसको सोल्व कर लेते हैं और दोनों के दोनों आगरा आ जाते हैं। तो अब क्या होता है इस बीच, अब आप कहेंगे कि ये जो गुजरात का अभियान था, देखिए जो गुजरात है वो मुगलों के अंडर यहां पे सिर्फ लगभग 1 साल रहा। तो अब आप कहेंगे कि इतना जो है 1535 से लेके 1537 तक बादशाह हुमायूं आगरा राजधानी को छोड़ के गुजरात की तरफ या मांडू में बैठा था और वहां पे इतना खर्चा हुआ, तो उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा भी हुआ। उसका फायदा यह हुआ कि जो बहादुर शाह की तरफ से उनको हमेशा एक लड़ाई करनी पड़ती थी, वो खतरा टल गया, क्योंकि अब बहादुर शाह उतना उसके पास संसाधन नहीं बचे थे युद्ध करने के। और कुछ ही दिन बाद पुर्तगालियों के साथ लड़ाई में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है समुद्र में। फिर क्या होता है, देखिए ये सब बातें जब चलती हैं तो इधर ये जो शेर खां है ये अपनी ताकत को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। और ये क्या करता है, जब हुमायूं आगरा पहुंचा तो ये तभी, ये जो शेर खां था इस समय तक इसका बिहार पे कब्जा हो चुका था। ये फिर क्या करता है, जो बंगाल है वहां के जो शासक है उसको युद्ध में हरा देता है और संधि के तौर पे उसे 13 लाख दिनार सोने के सिक्के लेता है।
तो यार अब वो अगर 13 लाख दिनार कहीं से ले रहा है, इतना बड़ा युद्ध लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई होगी, उसको और युद्ध लड़ने के लिए संसाधनों की जो उसकी नीड है वो पूरी हुई होगी। तो फिर ये जो हुमायूं है ये सोचता है, दिमाग लगाता है कि ये जो बंदा है इधर शेर खां, अब हमने बहादुर शाह से तो निपट लिया, अब तो सिर्फ यही बचा, अब चलो इसकी तरफ चलते हैं, अब इसको देखते हैं। तो फिर वही रास्ते में सबसे पहले चुनारगढ़ का घेरा, दोबारा फिर चुनारगढ़, लगभग 6 महीने दोबारा फिर घेराबंदी होती है। चुनारगढ़ पे कब्जा कर लेता है हुमायूं। लेकिन जब ये हुमायूं जो है चुनारगढ़ पे कब्जा कर लेता है तो ये क्यों करता है कब्जा? क्योंकि ये रास्ते में था, पूर्व का द्वार बोला जाता था। तो हुमायूं को था कि यार अगर हम आगे गए और पीछे चुनारगढ़ का किला दुश्मन ने यानी शेर खां के किसी आदमी ने या खुद शेर खां ने ही अगर इसको दोबारा फिर कब्जा कर लिया तो हमारा तो पीछे से जो रास्ता है आगरा से वही कट जाएगा, वहां से हमें सेना और भी सामान, खाने पीने का सामान या कोई भी किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाएगी। तो फिर ये चुनारगढ़ पे तो अपना घेरा डाल लेता है। लेकिन इसी बीच जो शेर खां है वो बहुत शक्तिशाली योद्धा था अफगानों का, तो रोहतासगढ़ का किला है वो कब्जा कर लेता है और अपने परिवार को वहां पे छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? शेर खां। अब जब बंदे ने अपना परिवार सुरक्षित कर दिया, फिर ये क्या करता है, दोबारा फिर बंगाल पे दूसरी बार आक्रमण कर देता है और जो बंगाल की राजधानी गोड़ थी उस पर अधिकार हो जाता है। और जो वहां का शासक था बंगाल का वो जख्मी हो जाता है युद्ध में। अब यार कोई भी अगर आप किसी की राजधानी पे कब्जा करने जाओगे तो ये तो नहीं है कि वहां के उसके शासक को जाके बोलोगे चलिए उठे यहां से, युद्ध तो होगा ही ना। तो वो जख्मी होके हुमायूं के पास भाग के आता है कि हेल्प कीजिए, और फिर इस तरह से गोड़ पे शेर खां का कब्जा हो जाता है। इधर हुमायूं भी तैयारियां करता है और आनन फानन में जितनी उससे सेना बन पड़ती है सेना लेके निकल पड़ता है। कहां निकल पड़ता है? बंगाल की तरफ। तो जो शेर खां था ना, कहते हैं इसने हुमायूं के पास संधि के लिए प्रस्ताव भेजा, और प्रस्ताव क्या था कि बंगाल मेरा बिहार तेरा, सीधी बात, बंगाल मेरा बिहार तेरा। शेर खां कहता है कि आप मेरे पास बंगाल रहने दीजिए, मैं आपको बिहार पे आपका पूरा का पूरा कब्जा मान लूंगा, और बंगाल जो आप मेरे पास रहने दोगे मैं आपके अंडर में रह के काम करूंगा और आपको सालाना इतना कर दे दिया करूंगा। उसने कुछ वहां पे बताया, कुछ राशि बताई कि मैं दे दिया करूं। लेकिन हुमायूं राजी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो कोई भरोसा ही नहीं था, क्या पता हो ना हो, और दूसरा हुमायूं जो था वो नहीं चाहता था कि बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था, बहुत समृद्ध प्रदेश था, वहां पे कोई कमी नहीं थी संसाधनों की, कि अगर ये इसके हाथ चला गया तो हमें घाटा ही होगा, क्योंकि वहां पे विदेश व्यापार से भी जुड़े हुए थे बंगाल से, समुद्र किनारे होने के कारण। तो फिर क्या होता है, जब ये हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ता जाता है तो जो शेर खां है दिमाग लगाता है कि इसको आगे बढ़ने दीजिए, ये जितना आगे बढ़ेगा उतना फंसेगा। वो जो है शेर खां उसका बिल्कुल भी रास्ता नहीं रोकता है और हुमायूं को आगे बढ़ने देता है। तो जैसे जैसे हुमायूं आगे बढ़ता है, जो शेर खां है वो दक्षिण बिहार में आके बैठ जाता है कि इसको आगे बढ़ने दो, इसका पीछे से रास्ता रोकूंगा, इसको एक बार आगे तो बढ़ने दो। हुमायूं बेझिझक जाता है, आसानी से जो गोड़ है उस पर अधिकार कर लेता है राजधानी पे, और खुश हो जाता है कि गोड़ तो अपनी हो गई, यहाँ पे तो कोई खास युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन जो शेर खां था बहुत दिमागदार था, उसने उसका पीछे से रास्ता ही बंद करने की कोशिश की कि इसको तो रास्ते में देखूंगा, इसको आने दो एक बारी। तो फिर क्या होता है, लगभग 4 महीने तक शासन सुदृढ़ करने की कोशिश करता है हुमायूं गोड़ में ही रह के। लेकिन फिर पीछे से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। दिक्कत क्या होती है, उनका एक और भाई बचा जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, हिंदाल। ये बैठा था आगरा में, और जो शहंशाह था कौन, हुमायूं, या जो बादशाह था हुमायूं, वो राजधानी से बहुत दूर था, बंगाल में था, और उससे पहले भी वो बहुत समय लगभग 2 साल गुजरात में बिता के आया था। तो इसको मौका मिल जाता है कि चलिए अब तो जो बादशाह का जो ताज है वो अपने सर पे रख के देखते हैं। हुमायूं को उधर हो जाती है जी टेंशन कि यहाँ पे रह के मेरे को क्या मिलेगा, मेरी तो पीछे से जो आगरा है वो ही गई। तो ये कहता है चलो कुछ बंदों को छोड़ देता है वहां पे गोड़ में। कुछ बंदों का ये मतलब तो नहीं है कि यार 2-3 बंदों को छोड़ देगा, राजधानी है, कोई अच्छी सेना छोड़ता है वहां पे और वापिस चलता है। कहाँ की तरफ चलता है जी? वापिस ये चलता है आगरा की तरफ। और इधर बैठा था जी एक कामरान लाहौर में। तो कामरान जो था उसकी हुमायूं के साथ कोई बैर नहीं थी, भाई था वो उसका। तो वो देखता है कि यार जो मेरा भाई है वो तो वहां पे बंगाल में बैठा है, और ये एक बचे हिंदाल, ये अपने सर पे ताज कैसे रख सकता है जब हुमायूं वहां पे है। तो ये अपनी लगभग 10,000 की सेना लेके निकट पड़ता है लाहौर से, और आके इसको रोकता है पहले कि तू बता तू कैसे ताज रख रहा है अपने सर पे। उधर हुमायूं भी चल देता है जी आगरा की तरफ। तो फिर होता है चौसा का युद्ध रास्ते में। चौसा का युद्ध ये होता है अपना
1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हारता है, वो अपनी जान बचा के वहां से भागता है, और इस युद्ध के बाद जो शेर खां है वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे शेर खां और शेर शाह एक ही व्यक्ति का नाम है। शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब तक जो इसके भाई थे, हिंदाल हो गया, अश्करी हो गया, कामरान हो गया, तो ये जो कामरान था इसके पास 10,000 जो सैनिक थे, बहुत मजबूत थे, युद्धों की आंच में तपे हुए सैनिक थे, क्योंकि यार वो उत्तर पश्चिमी फ्रंट पे बैठे हुए थे। वहां पे शक्तिशाली सेना ही बैठेगी, कोई भी होगा अगर उसकी। तो फिर क्या करता है ये जो कामरान है, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी हुमायूं के साथ कि इसकी कोई लड़ाई वगैरह बजी हुई थी, लेकिन ये ना इसको कोई भी राशन पानी नहीं भेजता, न कोई हथियार भेजता है। अगर युद्ध में ये कामरान अपने सैनिकों को या फिर यहाँ पे जो अपना भाई हुमायूं है इसको हेल्प दे देता, अपने सैनिकों को कहता कि आप जाइए, या खुद ही अपनी सेना लेके यहाँ पे चौसा की तरफ बढ़ चलता, तो शायद इसको हेल्प मिल जाती और ये युद्ध में नहीं हारता। लेकिन वो गया नहीं, वो आराम से आगरा में बैठा रहा, मजे से बैठा रहा वहाँ पे। तो फिर जब ये अपने हुमायूं है ये आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जब ये हार के आया तो इसके जो भाई हैं वो कहते हैं कि यार तूने बेइज्जती करा दी, तू वहां से हार के कैसे आ गया। तो फिर ये जो 10,000 सैनिक थे ना, कामरान के पास लगभग 10,000 की फौज थी, हुमायूं कहता है कि मैं दोबारा फिर युद्ध करूंगा, तू मेरे को ये सैनिक दे। कामरान कहता है जी नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मेरे सैनिकों की भी बेइज्जती कराएगा यहाँ पे। ये सैनिकों को देने से मना कर देता है। और जो हुमायूं है वो क्या करता है, अगर हुमायूं चाहता तो हुमायूं के ऊपर तो उसके भाइयों को विश्वास ही नहीं रहा, कामरान जो मेन था उसको विश्वास नहीं रहा कि यार तू तो हरवाएगा, एक बार तो तू हार के आ ही गया है। तो फिर क्या करता है, हुमायूं कहता है कि यार 10,000 सैनिक दे दे, अच्छे सैनिक है, मैं इनको लेके जाऊंगा। कामरान कहता है तू आराम से बैठ, मैं करूंगा, मैं लीड करूंगा, या उसने कुछ ऐसा कहा होगा कि मैं लीड करूंगा। तो हुमायूं था, उसने सोचा कि यार अगर मैंने इसको लीड करना दे दिया और इसने शेर खां को हरा दिया, तो फिर तो ये जो मेरी गद्दी है इस पे भी इसका कब्जा हो जाएगा कि यार इसने हराया है, तो ये कहेगा तुझसे योग्य तो मैं हूं। तो वो भी उसको कमान सौंपने को तैयार नहीं था। कामरान कहता है भाई कमान नहीं सौंपता तो सीधी बात, मैं भी अपने सैनिक नहीं देता। और ये अपने सैनिक लेके वापिस कहाँ, जहां पे इसका कब्जा था, लाहौर की तरफ। चलिए हम तो चलते हैं, आप अपना लड़ते रहिए जिसके साथ लड़ना है। जल्दी जल्दी में बेचारा हुमायूं अपनी फौज तैयार करता है। अब जल्दी जल्दी में यार अगर फौज तैयार होगी तो वो अनुभवहीन ही होगी, ऐसा नहीं है कि उसके सारे के सारे सैनिक। अब आप खुद बताइए, अगर एकदम से भर्ती खोले और एकदम से युद्ध हो जाए तो यार क्या सारे के सारे सैनिकों की अच्छी ट्रेनिंग हो पाएगी? जी नहीं। वो जल्दी जल्दी में वहां पर लेके जाता है और बिलग्राम में युद्ध होता है। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम कन्नौज। 1540 में युद्ध होता है और जो शेर शाह है, शेर खां अब शेर शाह बन चुका है, हुमायूं को बुरी तरह से हराता है। हाँ, इस युद्ध में अस्करी और ये जो हिंदाल है ये अपने भाई हुमायूं का साथ देता है, लेकिन वो हार जाता है। अब हार गया, युद्ध में हार गया 1540 में। अब बेचारे हुमायूं को छिपना था, तो अब हुमायूं जो है वो है बिना बादशाहत का बादशाह, बिना बादशाहत का बादशाह। यार आप 2 युद्धों में हार चुके हो, सेना आपकी इतनी ताकतवर नहीं है, तो फिर अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, जो कुछ समय पहले इसके पास बहादुर शाह के पास था। ये बंदा भागता है और भाग के इसको भारत में तो कहीं शरण नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अगर आप युद्ध में हार के आ रहे हो और जिस राजा ने आपको हराया है वो आपका पीछा करेगा, ये हमेशा होता आया है। क्योंकि हुमायूं ने भी मांडू से चंपानेर, चंपानेर से गुजरात तक उसका पीछा किया था बहादुर शाह का। तो अब ये कहाँ पे अपनी शरण लेता है? ईरान के शाह के दरबार में। और वो इसको क्यों शरण दे देता है? वो शरण इसको इसलिए देता है, वो इससे कहता है कि जो मुगल हैं वो थे सुन्नी, वो इससे कहता है कि आपको अपना जो सुन्नी है, सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा, शिया को स्वीकारना पड़ेगा। और ये शिया को स्वीकार कर लेता है बेचारा, क्योंकि इसको शरण चाहिए थी। ये हो जाता है जी हुमायूं। तो हुमायूं 1540 से 1555 तक। अब आप लोग ना, बहुत लोग कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सी टेंशन चल रही है। यार एक बात बताइए, 15 साल जो बंदा बादशाह रहा दिल्ली का, आगरा जिसके अंडर में था, बहुत बड़ा शासक था, वो 15 साल बाहर जीवन बिताता है, लुक छिपके जीवन बिताता है, और फिर भी हौसला नहीं हारता। और दोबारा फिर 1555 में आता है, और दोबारा फिर 1555 में जब वो देखता है कि जो सूरवंश है, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो सबसे ताकतवर था, 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद के शासक इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। तो हुमायूं को लगता है कि अब सही समय आ गया है, अब हमें दोबारा फिर अपनी जो साम्राज्य खोया था उस पर अधिकार करना है। और
55 में युद्ध होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध होता है जी 1555 में। हुमायूं और कौन लड़ता है? सूर वंश का शासक सिकंदर सूर। सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। और आप जानते होंगे कि जो सरहिंद का युद्ध है इसमें हुमायूं का साथ दिया था बहरम खान ने, जो आगे जाके अकबर का संरक्षक भी रहता है। और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और दोबारा फिर अपना साम्राज्य वापस पाता है। तो हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए यार, 15 साल बंदे ने संघर्ष किया होगा, क्योंकि अपना सारा का सारा साम्राज्य छोड़ के आप बाहर बैठे हुए हो और फिर दोबारा फिर आके आपको सारा का सारा साम्राज्य, सेना जुटानी है, लोगों का समर्थन भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर आपने क्या किया? आपने 1555 में दोबारा फिर शासक आप बने। इसलिए जो हुमायूं का शासनकाल है वो है लगभग 11 वर्ष का, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो फिर क्या होता है? अब जो हुमायूं है इसने दीनपनाह नगर की जो स्थापना की थी उसमें पुस्तकालय भी था। हुमायूं पढ़ता लिखता था, पुस्तकालय भी था। तो एक दिन जो हुमायूं है वो अपने पुस्तकालय की पहली मंजिल से गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? तो वो था हुमायूं, जो मुगल वंश का दूसरा बादशाह था, बाबर का बेटा था और अकबर का पिता था। तो ये 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था क्योंकि ये ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।